आग्नेय शैलों का वर्गीकरण जो पूर्व में बता दिया था कि उनके रंग, गठन, स्थिति, खनिज रचना के अनुसार इनमें पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। तो उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार दो प्रकार की आग्नेय शैलें होती हैं। एक तो होती है अंतर्वेदी आग्नेय शैल और दूसरी होती है बहिर्वेदी आग्नेय शैल। अंतर्वेदी जो आग्नेय शैल है ये धरातल के अंदर ही मैग्मा के जमने और ठंडे होने से इस प्रकार की शैल का निर्माण होता है या उसकी रचना होती है। और जो बहिर्वेदी आग्नेय शैल है ये मैग्मा के भूपटल के बाहर आने से और वायुमंडल के जो संपर्क में आने से ये शीघ्र जम जाती है, ठंडा हो जाता है और इसमें रवे नहीं बनते हैं। तो अंतर्वेदी आग्नेय शैल होते हैं वो रवेदार होती हैं और जो बहिर्वेदी आग्नेय शैल हैं वो रवेदार नहीं होती हैं। बहिर्वेदी जो आग्नेय शैल है उसमें जैसे अस्फीष्टीय शैल, इसका उदाहरण भारत के जैसे दक्कन का पठार, ब्राज़ील का पठार, यूएसए का कोलंबिया पठार, यहाँ पर इस प्रकार की जो बहिर्वेदी आग्नेय शैलें पाई जाती हैं। और ये ज्वालामुखी के द्वारा जो निकला हुआ जो लावा उसका ठंडा होने से इनका निर्माण या इनकी संरचना हुई है। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी में जैसे बम, ब्रेसिया, लेपेली, ज्वालामुखी राख आदि इसके पदार्थ हैं। अब लेते हैं कि जो ये आग्नेय जो शैल हैं इनके अलग अलग रूप हैं, इनके क्या क्या कौन कौन से रूप हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। पहले जैसे छत्रशिला या लैकोलिथ, इसको लैकोलिथ भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं छत्रशिला, की शिला का आकार छतरी जैसा होता है। ये गैस व वाष्प का गुंबदाकार जमाव होने से इस प्रकार की जो आग्नेय शैल है उसका ये रूप है। ये जैसे इसका एक प्रमुख जो प्रसिद्ध उदाहरण है कि यूएसए के जो उटाह प्रांत में हेनरी पर्वत पर ये आकृति पाई जाती है लैकोलिथ प्रकार की। लैकोलिथ प्रकार की जो आकृति है ये यूएसए के उटाह प्रांत के हेनरी पर्वत पर देखने को मिलती है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा लेते हैं हम सिडार। ये मैग्मा के जमाव होने से विभिन्न परतों में देवदार वृक्ष की आकृति में इसका जमाव हो जाता है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे देवदार वृक्ष हो। तो देवदार जो वृक्ष है उसकी आकृति के समान ही इसकी आकृति होती है, इसलिए इस जो सेकंड नंबर का जो इसका रूप है आग्नेय शैल का उसको हम सिडार नाम दिया है। थर्ड जो प्रकार है फैकोलिथ। फैकोलिथ जो इसका रूप है ये वलित पर्वतों की जो अभिनतियाँ और अपनतियों में मैग्मा का लहरदार जमा हो जाता है। तो ये दूर से देखने पर लहर जैसी प्रतीत होती है। तो इस फैकोलिथ में क्या होता है कि वलित पर्वतों की जो अवनतियाँ और अपनतियाँ, उठाव और जो दबाव है उसमें मैग्मा का जमाव हो जाता है और वो जमाव होता है लहर जैसा होता है, लहरदार होता है। तो दूर से देखने पर लहर जैसे प्रतीत होता है। चौथा जो आग्नेय शैल का रूप है वो है लोपोलिथ। ये जर्मन भाषा के लोपोस शब्द से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छिछला बेसिन। तो ये मैग्मा का जमाव एक तस्त्री नुमा नतोदर बेसिन में एकत्रित होता है। जब मैग्मा का जमाव तस्त्री नुमा जो नतोदर बेसिन है उसमें जमाव होने से ये लेपोलिथ प्रकार का जो रूप है या आकृति है वो बन जाती है। और इसका जो अच्छा उदाहरण है वो अफ्रीका के जो ट्रांसवाल है, अफ्रीका के ट्रांसवाल में ये आकृति दर्शनीय है, वहाँ इस प्रकार की आकृति देखी जा सकती है। पांचवा जो इसका रूप है वो है बैथोलिथ। बैथोलिथ मैग्मा का गुंबदाकार जमाव अत्यधिक गहराई पर स्थित होते हैं। जो मैग्मा का जमाव होता है आकार तो उसका गुंबदाकार होता है लेकिन ये जमाव है बहुत गहराई पे होता है। तो इस प्रकार की जो आकृति है यूएसए के जो इदाहो में 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये देखने को मिलता है या वहाँ पर ये 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है बैथोलिथ आकृति।
छठा है सिल। ये अवसादी सेलों की समांतर परतों में जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उन सेलों में उसके जो परत हैं, तो इन अवसादी सेलों के समानांतर परतों में मैग्मा के मोटे और विस्तृत जमाव हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार की जो आकृति है उसको सिल कहते हैं और ये दक्षिणी अफ्रीका के कार क्षेत्र में विद्यमान है, वहाँ इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है। सातवां जो रूप है आग्नेय सेल का वो है शीट। तो ये शीट होती है मैग्मा का एक पतली चादर के रूप में जमा होना, कि इसका मैग्मा का जमा होता है लेकिन ये एक पतली होती है, उसकी मोटाई कम होती है, एक पतली चादर के रूप में मैग्मा फैल करके जम जाता है, तो दूर से देखने पर एक शीट जैसा लगता है। आठवां जो प्रकार है वो है बॉस। ये भूपटल की सतह से कोण बनाते हुए मैग्मा के लघु जमाव तक होता है। ये इसका जमाव तो मैग्मा का भूपटल पर ही होता है लेकिन ये कोणाकार होता है, तो कोणाकार रूप में मैग्मा का जमाव होने से इस प्रकार की जो बॉस आकृति है वो पनपती या उसकी संरचना होती है। नवा रूप है स्टोक। किसी सेल का अंतर्भेदित रूप बैथोलिथ का ही एक लघु रूप है। ये स्टोक है, ये बैथोलिथ जैसा ही है। तो इसे बैथोलिथ में जो मैग्मा का एक गुम्फदाकार जमाव अत्यधिक गहराई पर हो जाता है और ये कई हज़ार वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो स्टोक की वैसे ही सेम आकृति होती है, तो इसमें अंतर्भेदित रूप या बैथोलिथ का एक लघु छोटा रूप है ये। 10वां जो रूप है वो है ज्वालामुखी नलिका या ग्रीवा, वल्कोनिक पाइप एंड नेक। मैग्मा का नलिका के भीतर मैग्मा का एक नली की जैसी होती है, नली जैसी आकृति होती है, उसके भीतर मैग्मा जम जाता है और ये आकृति एक नली जैसी बन जाती है, नलिका का रूप ले लेती है। भूपटल के ऊपरी भाग में अनाच्छादन के पश्चात ये आकृति दिखाई देती है। अनाच्छादन जो अपक्ष और अपर्दन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा इसमें काट छाँट करके और वहाँ के जो ऊपरी जो पदार्थ है उनको एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर जमा कर देते हैं। लेकिन जौद में जो नग्न आकृति दिखाई देती है, जो निकलती आकृति, वो इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है, ज्वालामुखी नलिका और ग्रीवा ये दिखाई देती है। 11वां जो है इस आग्नेय सेलों का रूप है वो है डाइक। इसका जमाव सिल की भांति होता है लेकिन ये पतले रूप में होती है और ये भूपटल पर समकोण बनाते हुए एक लंबवत रूप में पाई जाती है। 12वां जो रूप है वो है प्लग। प्लग अपना ढक्कन ज्वालामुखी पर मैग्मा के जम जाने से वह छिद्र बंद हो जाता है। जैसे किसी बोतल पे अपन ढक्कन लगा देते हैं, उसी प्रकार जो जिस नलिका के द्वारा मैग्मा निकलता है उस पर इस मैग्मा के जम जाने से वो छिद्र बंद हो जाता है और ये एक ढक्कन का रूप करता है। तो ये इस प्रकार की जो ऊपरी आकृति बनती है वो प्लग कहलाती है।